नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बहू, तुम एक औरत हो, पुरुष नहीं। वह टीवी के एक विज्ञापन में आंखें नचाती एक लड़की को देखकर मुस्कुरा उठती है, जो अपने भाई को राखी बांधने के बाद ठसक के साथ कह रही है, मुझे अपनी चॉकलेट की व अपनी रक्षा करना आता है। तब लड़कियां ऐसा कहाँ सोच पाती थी जब वह एक युवा थी। बहुत श्रद्धा भाव से अपनी रक्षा करने का आश्वासन मांगते हुए भाई को राखी बांधती थी। माँ के घर कैसा हंगामा हो गया था जब उसने अपने भाई मनीष को राखी बांधने से इनकार कर दिया था। तब वह सिर्फ 14 वर्ष की थी। माँ गुस्से से उसके कमरे में आ गई थी और उसकी किताब छीनकर मेज पर रखती थी। क्यों तूने मनीष से क्या कहा कि इसे राखी नहीं बांधेगी? ऐसे ही। लेकिन अभी तक बांधती तो आ रही थी। एक नासमझी के कारण आजकल लड़के लड़कियां बराबर हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा की भीख क्यों मांगो? तू कैसी बहन है? माँ उसे विश्वासित नेत्रों से देख रही थी। उसे शरारत सूझी थी। वह अपने पतले दुबले भाई पर कराटे जैसा वार करते हुए बोली थी, ये पिद्दी मेरी क्या रक्षा करेगा? मैं ही इसके काम आऊंगी। हाथ जरा जोर से पड़ गया था। भाई कराता हुआ जमीन पर बैठ गया था। वह उसका ही मजाक उड़ाने लगी थी, लेकिन फिर उसे मनाने के लिए वह उसे साइकिल पर बिठा कॉलोनी में घूमती रहती थी। अपनी जेब से उसे आइसक्रीम खिलाई थी, वह अलग। पापा की बुआ के घर से वापस आने पर मम्मी बरस पड़ी थी। पता है आपकी लाडली ने क्या किया है? क्या? उन्होंने बुआ का दिया मिठाई का डब्बा मेज पर रखते हुए कहा था, आज पूजा ने मनीष को राखी नहीं बांधी है। वह कह रही है कि वह क्या कोई कमजोर प्राणी है जो रक्षा की भीख मांगे। पूजा ने ऐसा कहा है। मम्मी खुश हो गई कि वह उसकी अच्छी तरह खबर लेंगे, लेकिन वह उसके पास आकर उसका माथा चूमते हुए बोले, मैं तुम्हें ऐसा ही देखना चाहता था, एक चेतन प्राणी के रूप में। मुझे बहुत खुशी है मेरी बेटी ने आंचल वाली आंसू भरी नारी से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। मतलब यह है कि ये जो कर रही है सही कर रही है। हाँ, जानती हो क्यों? मेरी माँ बाबूजी का हर निर्णय मानती थी। तुम जरा सी बात के लिए निर्णय लेने के लिए मेरा मुंह देखती हो, लेकिन मेरी बेटी ने स्वतंत्र होकर अपने लिए इतना बड़ा निर्णय लिया है। यह मेरे अभिमान का दिन है। तब 10 वर्ष का मनीष कुछ समझा था, कुछ नहीं, लेकिन मम्मी के गले से ये सब नहीं उतरा था। ऐसा ही धमाका उसने ससुराल में पहली बार करवा चौथ पर दिया था। तब मनोज की मम्मी का चेहरा ऐसे फक्क पड़ गया था कि जैसे उन्हें चलती गाड़ी से क्या कहा कि तुम करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी? मेरे बेटे के लिए अपशगुन करोगी? उसने दबी जुबान में कहा था। मम्मी जी, आपसे या मुझसे अधिक मनोज का कौन शुभचिंतक हो सकता है, लेकिन मैं ही क्यों उसे अपनी वफादारी का सबूत दूं? मम्मी, ये मुझसे कह रही हैं कि तुम भी मेरे साथ व्रत रखो, नहीं तो मैं भी व्रत नहीं रखूंगी। तो तू भी अपनी बीवी का गुलाम बनकर व्रत रख ले। उन्होंने कड़वे स्वर में कहा था, आप तो जानती हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता। इसकी मर्जी है कि ये व्रत रखे या नहीं। और जब मैं परवाह नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रही हैं? मनोज अधिक विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा था, इसलिए तौलिया उठाकर बाथरूम में चला गया था। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वह चाय के साथ आलू का पराठा खाने लगी तो सास ने रुआसी होकर पापा जी से शिकायत की थी। आप तो घर के मुखिया हैं, कुछ सुन रहे हैं? घर की बहू करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही है। पापा जी ने अखबार के पीछे से ही कहा था, आजकल के बच्चे हैं, उन्हें अपनी तरह जीने दो, तुम क्यों अपना खून जलाती हो? इससे मनोज के लिए अपशगुन होता है। शगुन अपशगुन का रहस्य आज तक कोई जान पाया है? मेरी माँ भी तो करवा चौथ का व्रत रखती थी, फिर क्यों पिताजी उनसे पहले चले गए? पूजा व मनीष ने 3-4 बरस एक दूसरे को जानने के बाद शादी की है। मैं क्यों उनके बीच में पड़ूं? आलू का पराठा चाय के साथ बमुश्किल उसके गले से उतर रहा था। अब तेजी से सरकने लगा। उसने नाश्ता खत्म करके स्कूटर की चाबी निकाली व उन दोनों को प्रणाम करके ऑफिस निकल गई थी। उसने कैसा विद्रोह किया था करवा चौथ के विरुद्ध। इन 10-15 वर्षों में एकदम से क्या बदल गया है? स्त्री चेतना ने कैसी करवट ली है? फ्रेंडशिप डे या मदर्स डे की तरह ये व्रत एक ब्रांड की तरह खूब महिमा मंडित किया जा रहा है। टीवी पर इस दिन के 1-2-3 दिन पहले से ही सुहाग की चीजें खरीदती या उन पर टूटती महिलाएं दिखाई जाने लगी हैं। अब तो हर प्रदेश, हर धर्म व हर उम्र की औरतें करवा चौथ मनाने लगी हैं। उनके पति एक दिन पहले से ही उन्हें नई लाल, गुलाबी या नारंगी साड़ी या लहंगा या ड्रेस
गहनों से लाद देते हैं। टीवी पर कभी सैटिन या सिल्क के सलवार सूट में गोल घेरे में बैठी गहरी लाल लिपस्टिक लगाए गहनों से लदी पंजाबी में सरगी खाते हुए दिखाई जाती हैं। चांद निकलने पर माथे तक सिंदूर लगाए भर भर चूड़ियां हाथ में पहने लाल गहनों से लदी व गहरी लाल रंग की लिपस्टिक से मुस्कुराती झिलमिल सफेद दांत दिखाती पहले चांद को फिर जरी से कड़ी वह चूड़ीदार पहने या कड़ा हुआ कुर्ता पैजामा पहने पति को छन्नी में देखकर व्रत तोड़ती हैं। वे चांद को जल अर्पित करती हैं। क्यों आया है यह बदलाव? 50-60 वर्ष में ही 30 तर्रार नारियों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। वुमेन रिसर्च सेंटर की उसके मित्र प्रोग्राम ऑफिसर भी तिलमिलाती थी। मेरी मम्मी ने तो विमेन पावर के लिए अपने सारे गहने छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी उतार कर फेंक दिया था। आज जब यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए पोस्टर कंपटीशन रखा तो वे आज की मॉडर्न लड़की गहनों से लदी हीरोइन बना रही है। कोई मंदिर में अर्चना करती नारी बन रही है, कोई गोदी में शिशु लिए उसे निहारती युवती बन रही है। यानी कि वही मध्यकाल में लौट गई सारी नारी लड़की। जिस व्यवस्था से स्त्री विद्रोह करने निकली थी उसकी लोहे जैसी सशक्तता से टकरा कर वह लहूलुहान हुई है। उसने अपने अनुभव विभिन्न माध्यमों से शेयर किए हैं जिससे विद्रोह की आग और बढ़ गई, लेकिन अधिकतर विपरीत असर ही हुआ है। घबरा कर अगली पीढ़ियों को सो कॉल्ड रिच हाउसवाइफ का रोल अधिक अच्छा लगा है। कितना आसान है छलनी की जाली से पति को देखकर मंद मंद मुस्कुराना व उसकी जेब पर कब्जा जमा लेना। तब उसकी दुनिया भी कैसे एक दिन में बदल गई थी। उस समय लगा था उसकी सोच, उसकी विचारधारा पर जैसे किसी ने तमाचा जड़ दिया था। शादी के पहले करवा चौथ को सास को रुष्ट करके आई थी तो मयूर ज्वेलर्स के बंगले के नक्शे को बनाने में उसका दिल नहीं लग रहा था। सास का उतरा हुआ चेहरा याद करके उसके दिल में कील सी चुभ रही थी। उसने बोर्ड से हटाकर नक्शे कागज रोल करके रख दिया। कल मन स्थिर होगा तब वह बनाएगी। वह एक मामूली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नक्शा बनाने बैठ गई। वह 4 बजे छुट्टी लेकर घर आ गई। मम्मी दरवाजा खोलते ही चौंक गई। तुम? हाँ मम्मी, आज आपका व्रत है इसलिए शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। आप पूजा की तैयारी कीजिए। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? तुम तो आज होटल में जाकर मटन शटन खाओ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता दी है। मनोज भी ऐसे हैं। व्रत ना रखने के लिए आप मुझे माफ करें, लेकिन आप पलंग से नहीं उठेंगी। उसने चाय पीकर थोड़ा आराम किया व 7 बजे तक सारा खाना बना लिया। सूजी का हलवा बनाना नहीं भूली। उधर मम्मी ने घर के मंदिर के आगे मिट्टी का लेप लगाकर आटे से चौक बना दिया था, जिस पर मिट्टी की बनी गौरा को नए कपड़े का आंचल डालकर उसके माथे पर लाल बिंदी लगा दी थी। वह दीवार पर कागज पर बनी करवा चौथ की फोटो चिपका दी थी। वह किसी बच्ची की तरह ठुनकते हुए बोली थी, मम्मी आज मैं आपको सजाऊंगी। उसने अपने हाथों से उनका मेकअप किया, साड़ी पहनाई, उनके बालों में बाजार से लाया गजरा लगाया, उन्हें कुर्सी पर बिठाकर उनके पैरों पर आलता व नील पॉलिश लगाने बैठ गई। एक अक्खनबाजी के बीच वह जानती थी कि उसकी सास का अहम आहत था कि हमारी परंपराओं को उखाड़ने तू कहाँ से चली आई। मम्मी रात में पूजा के बाद चांद को अर्घ चढ़ाने जाते समय बोली थी, बहू व्रत नहीं रखा, पूजा नहीं की तो चलो चांद को अर्घ चढ़ा दो। वह अपना स्वर भरसक नम्र बनाकर बोली थी, मम्मी चांद पर आदमी पहुंच चुका है, वहां कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं, तो मैं किस श्रद्धा से उसकी पूजा करूं? कुछ मत करो, जो मन में आए वही करो। वह पूजा की थाली लिए बड़बड़ाती सीढ़ियां चढ़ गई थी। उसके ससुर ने उसे शाबाशी दी थी। मुझे खुशी है कि तुम एक जागरूक व्यक्ति की तरह हमारे घर में आई हो। पापा जी, मैं भी तो किस्मत वाली हूँ कि मुझे भी तो अपने पापा के घर जैसा खुला वातावरण मिला है। शादी के बाद सच ही उसके जीवन में एक संतुष्टि थी। उसके मन में मनोज जैसा एक बेलौस साथी, ऑफिस का सुसंस्कृत वातावरण। वह हैरान इस बात पर थी कि भारत जैसे गरीब देश में इतना पैसा कहाँ से आता जा रहा है कि लोग अपने घर के डिज़ाइन बनवाने में इतना पैसा खर्च करते हैं कि नित नए आर्किटेक्ट अपना ऑफिस खोल रहे हैं। चीफ रंगनाथन की कुशाग्र बुद्धि पर वह पहले दिन से ही प्रभावित हो गई थी। उसका नए शहर में पहला इंटरव्यू था।
एक डर था मन में जब उन्हें पता लगा था कि उसने आर्किटेक्चर की डिग्री में यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान मिला था। तो उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस मेज पर रखे कागज पर पेंसिल से एक लाइन बनाने को कहा। उस लाइन की सुगढ़ता से उसकी स्थापत्य कला की प्रतिभा पहचान कर उन्होंने उसे 25 कैंडिडेट्स में से चुन लिया था। वह भी मेहनत से काम करना चाहती थी। मयूर ज्वेलर्स के बंगले के डिजाइन पूरी तन्मयता से बनाना चाहती थी, जिससे चीफ के मुंह से वाह निकल सके। उसकी इस वाह का मतलब होता है एक बोनस चेक। चतुर व्यवसायिक बुद्धि के चीफ ने नियम बना रखा है कि जो आर्किटेक्ट अच्छा काम करेगा उसे वे बोनस चेक देंगे। इसीलिए कम तनख्वाह पाकर भी लोग यहाँ काम करना पसंद करते हैं। जब उसे विशेष काम करना होता तो वह अपनी पूरी संतुष्टि के लिए थर्माकोल, गत्ते, प्लास्टिक या माचिस की तीली से इमारत का पूरा मॉडल बना लेती थी। मेहुल उसे चिढ़ाता, लगता है कि तुम सपने में भी मॉडल बनाती रहती हो। उधर नक्शा तैयार किया, उधर फटाफट मॉडल तैयार हो गया। अपने को तो पेंसिल से ही नक्शा बनाकर ऐसा लगता है कि जान छूटी। तब उसकी मित्र रिया बीच में कूद पड़ती, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें इतनी जीनियस आर्किटेक्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। नीलेश चुटकी लेता, यह इतनी मेहनत किस लिए कर रही है कि बॉस से बोनस चेक झटक सके, खुद का एक न्यारा बंगला बना सके। वह इत्मीनान से थर्माकोल के टुकड़े पर फ्रेंच विंडो की डिजाइन बनाती व उत्तर देती, तुम दोनों बच्चे काफी समझदार हो। तुमने ठीक पहचाना, मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मेरा भी एक बंगला हो, चाहे छोटा ही सही। सड़क पर हर आने जाने वाला व्यक्ति एक बार तो ठिठक कर सोचे कि उसका आर्किटेक्चर किसने बनाया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उसके गृह प्रवेश में जरूर बुलाऊंगी। वे सब एक स्वर में बोले थे, तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में हम जरूर आएंगे। अपने सारे काम छोड़कर। वह आश्चर्य कर उठी थी, सारे काम छोड़कर क्यों? क्योंकि तुम लोगों के गृह प्रवेश में शगुन के रुपए नहीं देना पड़ता। नहीं नहीं, तुम लोग अपने घर का रिवाज मत छोड़ना, तुमसे मैं शगुन जरूर ले लूंगी, और किसी से लूं या ना लूं। जिंदगी कैसे हंसती खिलखिलाती भागी जा रही थी। तब कौन सोच पाया था कि आर्किटेक्ट डिजाइन कंप्यूटर्स पर बनाने लगेंगे। बस कभी उसे लगता था कि चीफ उसमें कुछ जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वह उनसे ऐसे द्वंद विश्वास से बात करती कि वह कुछ हल्की फुल्की बात करना चाहते तो वह उन्हें किसी होटल या घर के डिजाइन के बातों में उलझा देती थी। चीफ उन दिनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें शहर के सबसे बड़े स्टील के व्यापारी दादू भाई के ऑफिस की नई बिल्डिंग बनाने का काम मिल गया था। वे पूरी सावधानी के साथ टीम वर्क करना चाहते थे, कहीं भी कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते थे। इंटीरियर के लिए उन्होंने उसे भी अपनी टीम में चुना था। दादू भाई उनकी टीम को अपनी जमीन दिखाने खुद ले गए थे। ये जगह शहर के बाहर थोड़े जंगल में है। मैं चाहता हूँ कि इस जगह के जंगलीपन में, चीफ ने टोका था। आपका मतलब इन पेड़ों के बीच? हाँ हाँ वही। इसके बीच में मेरा ऑफिस बने, पेड़ों के झुरमुट के बीच झांकता हुआ। चीफ अपनी कार में लौटते हुए बहुत खुश थे। उन्होंने गुनगुनाते हुए घोषणा की थी, आज तक का लंच मेरी तरफ से। मीरा ने उसे कोहनी मारी थी, इस मक्खी चूस मधुमक्खी के छत्ते से शहद कैसे टपक पड़ा। महंगे होटल में खाना खाने के बाद मीरा, दास व मेहुल एक एक करके अपने घर के पास होने का बहाना करके उतरते चले गए। पूजा का दिमाग अभी भी दादू भाई एंटरप्राइजेस के ऑफिस के नक्शे में उलझा हुआ था। वह बहुत गंभीरता से चीफ से नक्शे की बारीकियां समझती जा रही थी। एक स्थान पर उन्होंने कार धीमी की। कार की स्टीयरिंग पर हाथ रखकर उन्होंने पीछे घूमकर उससे कहा, वो सामने जो तीसरा स्काई स्क्रैपर देख रही हो? जी, उसमें मैंने 5 BHK का फ्लैट खरीदा है। कांग्रेट्स सर, लोकेशन बहुत अच्छी है। वह उसे तोलती हुई नजरों से देखते हुए कहने लगी, मैंने अभी अपनी फैमिली वहां शिफ्ट नहीं की है। आपका मूड हो तो वहां चले जाएं। चाबी मेरे पास है। उन्होंने एक हाथ को अपनी पैंट की जेब में डालकर उसमें चाबी का गुच्छा निकालकर उसकी आंखों के सामने लहरा दिया। वह हतप्रभ हो गई थी। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? एक गुस्से की चिंगारी से उसके होंठ फड़फड़ा उठे थे। आपका क्या मतलब है मेरे मूड से? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ समझ रखा है, लेकिन तुम शायद समझना नहीं चाहती या जानबूझकर अनजान बन रही हो। क्या मतलब है आपका? इतने सारे मुझसे बोनस चेक ले चुकी हो और आज मतलब पूछ रही हो?
बोनस चेक देना आपके ऑफिस का नियम है। जो अच्छा आर्किटेक्ट है उसे ही मिलता है और मैं डिजर्व करती हूँ। तुम डिजर्व तो बहुत कुछ करती हो। कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश की है? उन्होंने उस पर एक भद्दी दृष्टि डालते हुए कहा। मुझे पता होता कि ये चेक मुझे अपने काम के लिए नहीं बल्कि आपकी मेहरबानी से मिल रहे हैं तो मैं उन्हें फाड़ कर आपके मुंह पर फेंक जाती मिस्टर रंगनाथन। क्या तुम समझती नहीं थी कि इतने भारी भरकम चेक क्यों फालतू ही कोई लुटाता रहेगा? मेरी ये पहली नौकरी है। आगे के लिए यह बात समझ में आ जाएगी। जरूरी थोड़ा ही है कि सब आप जैसे ही हो। मैं आपके ऑफिस में एक व्यक्ति के जैसे काम करती हूँ, ना कि एक औरत की तरह। गाड़ी तेज करिए और सीधे ऑफिस चलिए। उसके स्वर में कैसा आत्मविश्वास था कि चीफ ने सिटपट कर एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। मैं वहां से अपना स्कूटर उठाकर किस तरह घर पहुंची थी उसे होश ही नहीं था। उस दिन वह एक आंचल वाली अबला नारी की तरह पलंग पर उल्टे लेटकर रोती रही थी। एक तीखी घृणा ने उसे अंदर तक सिहरा दिया था। वह अंदर तक बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। वह क्या रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज है जो कोई उसे अपमानित कर सकता है? शाम को मनोज ऑफिस से आकर उसकी सूजी हुई आंखें देखकर चौंक कर बोले, ये क्या हालत बना रखी है? वह उसके गले में बाहें डालकर हिचकी भर भर और जोर जोर से रो उठी। अपनी सिसकियों के बीच उसने सारी घटना सुना दी थी। मनोज से अपनी पत्नी का अपमानित चेहरा देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अपने को ऊपर से सहज बनाते हुए बोली थी, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मैं तुम्हें औरों से अलग समझता था। भाई मैं तो यही मानता हूँ, गिरते हैं से सवार हुई मैदान जंग में। तुम शायद मेरी पीड़ा, मेरा अपमान नहीं समझ सकते। आज जीवन में पहली बार जाना है कि मैं मात्र एक स्त्री हूँ, मानव नहीं। मैं अब उस ऑफिस में कभी पैर नहीं रखूंगी। तुम इतनी परेशान हो, तुमसे कहाँ कोई कह रहा है कि नौकरी करो। तुम जानते हो मैं बिना काम घर पर नहीं बैठ सकती। जब मन स्थिर हो जाए तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। मनोज ने उसे अपनी बाहों में खींचकर सीने में जकड़ लिया था। तब वह कहाँ समझ पाई थी कि निकली औरत के सामने हर बाहर औरत निकली औरत के सामने घुमा फिरा कर यही प्रस्ताव आता है। पहली बार ये सुनकर लगता है कि पैरों की जमीन में भूकंप आ गया है। सारा आसमान बरस रहा है। या वह किसको झिझोड़ कर पूछे कि मुझे अपमानित करने का हक इन दरिंदों को किसने दिया? अपमान से फटते मस्तिष्क के स्नायुओं को दूर दूर से खींचकर स्थिर करना होता है। आंसू पूछने में, सहज होने में समय लग ही जाता है। पिछली सदी से निकल कर जाने कितने सहसवार जख्मी हो रहे हैं, जिनके प्रगति के रास्ते अवरुद्ध किए जा रहे हैं। उनके चेहरे पर तेजाब फेंका जा रहा है। वह भी नहीं तो चरित्र पर तो कीचड़ मला ही जा सकता है। यदि जुगुप्सु ऐसे भी शांत नहीं हुई तो गैंग में उसे घेरा जा सकता है। हर औरत एक त्रासदी की नई कहानी लेकर सब समांतर एक सी पृष्ठभूमि पर चलती हुई। वह सोचती है, इसलिए तो आज हर धर्म, हर प्रांत की नारी जड़ी लाल रंग के जोड़े में नजर आती है। माथे तक बह आए लाल सिंदूर से छन्नी के आर पार चांद, छन्नी के आर पार पति देखती हुई, बेहंसती हुई, जबकि उसे पता है वह कितने सलीबों पर जड़ी हुई सुहागन होने का मोल दे रही है। उसके मनोबल को तो मनोज से सहारा मिला था। तब उसे भी लगा था कि वह ऐसे ही सुदृढ़ ठाड़े पर टिकी है। उसके व्यक्तित्व को झंझोड़ने वाली बात के कारण ही वह समझ पाई थी कि क्यों कोई लड़की भाई की कलाई पर राखी बांधती है, क्यों विवाह में एक स्त्री फूलहार से एक पुरुष को बांधने की पहल करती है। तब ही की तो बात है। उस घटना के 1 महीने बाद ही वह ऑफिस जाने से पहले रसोई में नाश्ता बना रही थी। मम्मी जी ने आकर कहा, पूजा आज मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मम्मी जी आज मैं भी व्रत रखूंगी। उसने निर्णय दृष्टि से उन्हें देखा था। क्या? तु, तु, तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी? उनका चेहरा एक विजेता की तरह खुशी से छलछला आया था। लेकिन तुम्हें व्रत रखने की क्या जरूरत पड़ गई? बस ऐसे ही मन हो रहा है। उन्होंने उसे उत्साह से छलकते हुए रसोई के बाहर कर दिया था। तुम जाकर आराम करो, मैं काम संभालती हूँ। पहली बार निर्जल व्रत आसान नहीं होता। वह रात को शादी का जरी से चमचमाता लहंगा पहनकर, हाथों में दर्जन भर चूड़ियां पहने, गले में नवरत्न का हार पहने, माथे पर चमकती बिंदी लगाए, आलता लगे पैर से पायल छनकाती सीढ़ियां चढ़ गई थी। हाथ में पूजा की थाली लिए वह पानी भरा हुआ करवा लिए चांद को देखकर असमंजस की स्थिति में थी।
शादी से पहले कितनी बार कंकड़ पत्थर व गड्ढे वाले चांद को अर्घ देती अपनी मम्मी का मजाक उड़ाया है। मम्मी हमेशा यही उत्तर देती थी, हो आया होगा आदमी चांद पर, हम तो इस जन्म में वहां पहुंचने वाले नहीं हैं। रात्रि के अंधकार को अपनी चांदनी से नष्ट करने वाले चांद को यदि मैं सृष्टिकर्ता का रूप मानकर अपने सुहाग की कामना करते हुए जल चढ़ा रही हूँ तो बुरा क्या कर रही हूँ। अब बहू, पूरी व हलवे का चांद को भूख लगाकर उसे चढ़ा दो। सास के स्वर से उसकी तंद्रा टूटती है। वह चूड़ी छनकाती हुई पूरी के टुकड़े में हलवा लगाकर चांद की तरफ फेंकती है। कहाँ गई खिलखिल करती पूजा, ये जल की धारा चांद तक पहुंचेगी। उसे लगता है करवा चौथ या रक्षाबंधन उसकी बेड़ियां नहीं है, सिर्फ उस धारणा के प्रतीक चिन्ह है जो युग युगांतर से अविरल चली आ रही नारी के इर्द गिर्द नृत्य की उस सूक्ष्म शाश्वत रेखा खींचते हुए। स्कूटर या तेज गति की कार में कटे हुए फरफराते बालों से जिनके पार आज भी जाया नहीं जा सकता, चंद्रमा के धवल रूप पर काजल लगी नजर टिकाए उसके मन में दर्द की भारी लकीर लहक रही है। सृष्टि के जननहार ने उसकी देह को सर्वोच्च सम्मान दिया है, सृष्टि के ही सृजन का सम्मान। वही जननहार कभी भी अपनी इस देह के कारण अपमानित की जा सकती है। बड़ा कुत्सित व विद्रुप मजाक सा लगता है ना, लेकिन जीवन का अपना यही नियम है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।